और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के मोतिहारी से आ रही है, जहां पर एक नाव हादसा हुआ है। सिकहरना नदी में ये नाव हादसा हुआ है, जिसमें नाव पर 22 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो इस वक्त नाव पर सवार थे। 6 लोगों के शव को बरामद किया गया है, बाकी की तलाश इस वक्त की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई मोतिहारी से, जहां पर सिकहरना नदी में नाव हादसे का शिकार हुए हैं लोग। 22 लोग नाव पर सवार बताए जा रहे हैं, सबकी तलाश इस वक्त जारी है। 6 शवों की बरामदगी हालांकि इस वक्त की गई है। शिकारगंज थाना के गोढ़िया की यह घटना है, जहां पर 6 लोगों के शव की बरामदगी और बाकी तमाम दूसरे लोगों की तलाश की जा रही है। मोतिहारी में सिकरहना नदी में यह नाव हादसा हुआ है। नाव पर सवार 22 लोग इस दौरान डूब गए और 6 लोगों के शव की बरामदगी और बाकी तमाम लोगों की तलाश इस वक्त की जाती हुई। तो बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, नाव हादसा, और इस हादसे में 6 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। हालांकि इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही? क्या जरूरत से ज्यादा, क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार थे? नाव छोटी थी और इस वजह से क्या यह हादसे का शिकार हुई? किस वजह से यह नाव पलटी है, जिसमें 22 लोग नाव पर जो सवार थे वो डूबे हैं, जिन 6 के शव की बरामदगी हुई है? सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, इस हादसे के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है और फिलहाल बाकी दूसरे तमाम लोगों की तलाश के लिए किस तरह की कोशिश? जी, बता दूं कि यह घटना सुबह में हुई है और लोग खाना वाना खा करके उसके बाद से घास काटने जा रहे थे। मवेशियों के लिए घास काटने के लिए रोज लोग जाया करते थे और आज भी ये लोग जा रहे थे। इस बीच सिकरहना नदी में घटना घटी है और अब तक एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, जबकि 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस, जो शिकारगंज थाना पुलिस है, वह पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया रहा है और जो गांव के लोग हैं, गांव के जो गोताखोर हैं या गांव के जो तैर पाने वाले लोग हैं, वे लोग इस शव को या फिर डूबे हुए लोगों को निकालने के प्रयास में कर रहे हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, उसका इंतजार किया जा रहा है। जी, एनडीआरएफ की टीम को यहां आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कोई जानकारी दी जा रही है और स्थानीय स्तर पर इस वक्त किस तरह की कोशिश हो रही है? बता दें कि जो घटना हुई है उसके बाद से एनडीआरएफ की जो सूचना दी गई है और एनडीआरएफ की टीम जो पहले सुगौली और बंजरिया क्षेत्र में जो या फिर संग्रामपुर थाना क्षेत्र में जो कार्यरत थी, वहां से वो मूव की है, क्योंकि वहां से आने में उसको 2 से 3 घंटे लगेंगे और एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है। एनडीआरएफ का टीम इस एरिया में, क्योंकि बाढ़ नहीं आया था, इसलिए इस एरिया में जिला प्रशासन नहीं लगाया और जिस एरिया में बाढ़ का अभी भी प्रकोप है या फिर बाढ़ का पानी अभी भी जमा है, उन एरियो में एनडीआरएफ की टीम को लगाया। यहाँ से आने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद से पूरी तरह से राहत बचाव कार्य शुरू होगा और अब तक गांव के जो गोताखोर हैं वे लोग लगे हुए हैं। मुकेश, एक बार फिर से मैं जानना चाहती हूँ, कितने शवों की बरामदगी इस वक्त कर ली गई है? जी, एक बच्ची की शव को बरामद किया गया है, जबकि 22 लोग लापता है। लोग नाव पर सवार होकर के लोग घास काटने जा रहे थे। गोढ़िया हराज गांव के लोग निवासी हैं सभी कोई, और इसमें महिलाएं, अधिकांश महिलाएं ही हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सिकहरना नदी में नाव हादसा हुआ है, 20 से अधिक लोग डूबे हुए बताए जा रहे हैं। 22 लोग सवार थे, जो जानकारी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। एक बच्ची के शव को बरामद किया गया है। ज्यादातर महिलाएं नाव पर सवार बताई जा रही हैं, जो घास काटने के लिए जा रही थी, जिस दौरान ये नाव हादसे का शिकार होता है। जो पुरुष लोग नाव पर मौजूद थे, जिन्हें तैरना आता था, उन लोगों ने अपनी जान बचाई है, लेकिन बाकी इस वक्त एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जाता हुआ। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पर एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, इस बच्चे को इसलिए पीटा गया क्योंकि किराना व्यवसायी को शक था कि बच्चे ने चोरी की है और शक के आधार पर इस बच्चे को स्कूल से बुलाया जाता है। खंबे से बांधकर इस बच्चे की जमकर पिटाई की जाती है और देखिए किस बेरहमी से इस बच्चे को पीटा गया है, जिसके बाद पुलिस में जाकर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस हालांकि कोई कार्रवाई नहीं कर रही और ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय कि आखिर पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों पीड़ित परिजनों की शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, क्यों इस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बोलो।
हमरा ने स्कूल पर से पकड़ के आनलकै आ मारे के रुपा के बदनाम आ तब 12 बजे से लेके तब हमरा 5 बजे तक बांध के रखलकै रे आ तब घंटा बांध के रखने रे मारे तारे पूरा रास्ता। कौन चीज में बांधे हुए था? बॉल में। आवेदन दीजिएगा थाना में? कल देखिए आवेदन तो दे देंगे, लेकिन आवेदन देने के बाद हो जाएगा कुछ और लफड़ा, तो हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो घिसटा जाएंगे इसी में। तो पीड़ित परिजन है, ये कह रहे हैं कि थाने में मामला लेकर पहुंच भी गए तो उसके बाद भी परेशानी हो सकती है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, किसी अन्य मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है और इसीलिए इस मामले को लेकर अब पीड़ित परिजन जो हैं वो बेहद डरे से हुए नजर आते हैं। अगली खबर कटिहार से, जहां पर कोर्ट परिसर में मुंशी की हत्या के मामले में 9 आरोपियों के घर पर अब इश्तेहार चिपका दिया गया है। आपको बताते चले कि 5 अप्रैल की वो तारीख थी जब कोर्ट परिसर में मुंशी को गाड़ी से रौंद दिया गया था और उसके बाद इस मुंशी की मौत हो जाती है। 9 लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया है, उन सभी 9 लोगों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कुल मिलाकर 10 लोगों के विरुद्ध यह सत्य पाया गया और उसमें से मात्र एक मन्नू यादव की गिरफ्तारी घटना के दिन ही हो गई थी। उसके बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। अभी तक ये लोग फरार चल रहे हैं, कानून का सम्मान न कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस प्रयास की। वारंट निर्गत करवाया गया। वारंट के बाद हम लोगों ने इश्तेहार निर्गत करवाया है। आज उसी इश्तेहार की हम लोग तामीला कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि वो फरार गिरफ्तारी से बचते हैं और फरार रहते हैं, माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो जल्द ही इनके वैधानिक अवधि के अंदर चल अचल संपत्ति की कुर्की कर दी जाएगी। और अब बात उस फर्जी कोरोना रिपोर्ट की जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर जिला प्रशासन की नींद हराम कर दी है। जी हां, बिहार से बाहर यात्रा करने वाले लोग फर्जी कोरोना रिपोर्ट जमा कर किस तरीके से अपनी और दूसरों की स्वास्थ्य के और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सनसनी फैल जाती है और अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 72 घंटे पहले जिस तरीके से आप कोरोना जांच रिपोर्ट कराते हैं, ये तमाम चीजें सुनिश्चित होनी जरूरी है और इस पर अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी संजय की ये रिपोर्ट देखिए। पटना एयरपोर्ट से फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के आधार पर जर्नी करने का मामला सामने आया और इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। काफ़ी गंभीरता से लिया पटना के जिलाधिकारी ने इस मामले को। क्या मामला है, किस तरीके का मामला पटना एयरपोर्ट से फर्जी? पटना एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं उनके माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ हम लोगों को, जिसमें बताया गया है कि जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव, जो कुछ जगह अनिवार्य है यात्रा करने के लिए फ़्लाइट से, तो उसमें लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि कुछ फर्जी रिपोर्ट जनरेट हो रहा है कहीं से और वो सर्कुलेट हो रहा है। तो उन्होंने एक पत्र भेजा है, उसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाया है जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी भी हैं, हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने रखा है लोगों को। वो लोग सर्वे भी किया है, रेड भी किया है। तो अभी तक उसमें कुछ इस प्रकार का हम लोगों को मिला नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी हम लोग संपर्क में हैं और जो फर्जी रिपोर्ट कहा जा रहा है उसका सैंपल हम लोगों ने मांगा है कि हमको उपलब्ध कराएं ताकि उस पर हम लोग विस्तृत जाँच, उसकी गहन जाँच कर सकें। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस प्रकार का अगर प्रयास होता है तो ये एक तरह से जो हेल्थ हजार्ड है, जिसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं और वो फिर फेल हो जाएगा, इसलिए बहुत ही गंभीरता से इसको हम लोग ले रहे हैं। लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे जो जर्नी करते हैं, उनसे क्या अपील करें? नहीं, उन लोगों से ये है कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है और विधिवत जो जांच है उसको करा लें। 72 घंटे का समय है, उसमें जांच करा लें और अगर का फर्जी रिपोर्ट लेकर के यात्रा करते हुए जो मिलेंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे FIR दर्ज करते हुए, और जो लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर यात्रा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो नेक्सस है उसमें शामिल लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए, सिवान की लाइफ लाइन कहा जाने वाला दाहा नदी पर बना पुल तकरीबन 2 महीने से ध्वस्त हो चुका है। सिवान 2 हिस्सों में बटा हुआ, आवाजाही में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लंबी दूरी तय करने की परेशानी इस वक्त लोग उठा रहे हैं और नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए हमारे सहयोगी मृत्युंजय तिवारी ने इस दाहा पुल का जायजा लिया। शहर के ये दाहा नदी पुल 2 माह होने को है, जिस पर पूरी तरह से आवागमन बाधित कर दिया गया है। अब लोगों को परेशानी हो रही है और 2 माह होने को है और इस पुल पर अभी तक कार्य नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। ये कहें कि ये पुल ध्वस्त होने से जो सिवान शहर है वो 2 भागों में बढ़ गया है। लोगों को आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि सिवान के डीएम, एसपी, जज सहित तमाम जो अधिकारी है उनका दफ्तर यही है। उसके बावजूद भी 2 माह कंप्लीट होने को है, लेकिन इस पुल की मरम्मती का कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों में आने जाने में परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपकी? बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, और यहाँ जो घेरा गया है खास करके महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि अभी एक महिला गिरने से बाल बाल बची है और दिक्कत तो है, जिलेवासी को बहुत दिक्कत है। क्या मांग करेंगे? हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द, चूँकि पानी अभी बहुत घट गया है और निर्माण कार्य जो है बहुत तेज़ी से कराया जाता है कि लोगों को सहूलियत हो सके। बहुत हम लोग कष्ट होता है, आने जाने में बहुत हम लोग का दिक्कत हो जाता है। गाड़ी हम जैसे आदमी लोग जैसे तबीयत खराब होता है तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, यही सब। आप क्या परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? यही कि हम लोगों का घर महादेवा होता है और महादेवा से जेपी चौक तक आना जैसे 2 किलोमीटर में हो जाता था, वही दूरी 14 किलोमीटर की हो जाती है, तो परेशानियां काफ़ी बड़ी हैं। शहर का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र का जो आवागमन है वो टूट चुका, आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। चूँकि पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन से 2 माह पहले इस पर पूर्ण रूप से आवागमन को बाधित कर दिया था, लेकिन अब यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि 2 माह बीत जाने के बावजूद भी इस पुल का निर्माण का शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ के लोग और पुल का निर्माण चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर तेजी लाया जाए। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर पुल के टूटने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर सबैया एयरपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी गई है, ताकि इस एयरपोर्ट को चालू करने के बाद इस इलाके का भी संपूर्ण विकास हो सके। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसे लेकर एक बार फिर से पहल शुरू की है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हथुआ स्थित सबैया एयरपोर्ट की है। इस एयरपोर्ट को विकसित करने और चालू करने को लेकर सांसद ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस एयरपोर्ट को जल्द से जल्द विकसित करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। सबैया एयरपोर्ट के लिए इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था कि उड़ान में शामिल हो गए। उड़ान योजना में शामिल होना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम था। ये पूरे बिहार में ये पहला हम लोगों का गोपालगंज जिला था कि उड़ान योजना में शामिल हुआ इस 17वीं हम लोगों की लोकसभा में। और इसके लिए अब इसके बाद इसकी प्रक्रिया है कि एयरलाइंस बोली लगाएंगी तब फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको बनाना शुरू करेगी। आज हम बात करेंगे हथुआ के सबैया एयरपोर्ट की। हथुआ का सबैया एयरपोर्ट जिसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि घरेलू विमान जो उड़ान योजना है उसके तहत जिसको लेकर गोपालगंज के जो सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, इन्होंने पहल की है, लोकसभा में मुद्दा उठाया और जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात की और इसके अलावा जो विमानन जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की। और देखें यहाँ पर कि जो ये 575 एकड़ में बसा हुआ जो ये एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से जो है ये मवेशियों का चारागाह बन गया है और यहाँ का जो कई जो हिस्सा है उसे अतिक्रमण कर लिया गया है। जब विमानन सेवा जब यहाँ से शुरू होगी और जो घरेलू उड़ान योजना के तहत जब यहाँ से जो विमान सेवा शुरू की जाएगी या बोली लगाई जाएगी तब इसे विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से जो गोपालगंज के लोग जो खाड़ी देशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन्हें विमान के लिए न तो पटना जाना पड़ेगा न गोरखपुर जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें हथुआ में ही विमान सेवा का लाभ मिलेगा। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार के जो अति महत्वाकांक्षी योजना है घरेलू जो उड़ान योजना के तहत जो है बिहार का जो दरभंगा है उसे शामिल किया गया, तो वहाँ से एयरपोर्ट सेवा भी शुरू हो गया है। तो गोपालगंज के लोगों को उम्मीद बनी है कि अब उड़ान योजना में शामिल होने के बाद हथुआ का जो सबैया एयरपोर्ट है यहाँ से विमान सेवा शुरू हो जाए। तो इस तरह से जो गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से जो लोग विदेश में जो यहाँ कामगार हैं या जो बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें बाहर ना जाना पड़े, बल्कि उन्हें जो है गोपालगंज से ही विमान की सेवा जो लाभ मिले और इसका जो है जो
जो आर्थिक जो स्थिति है वो यहाँ की जो है स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से गोपालगंज के लोगों को एक उम्मीद जगी है कि कब यहाँ से विमान सेवा शुरू हो पा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अगली खबर इस वक्त जमुई से आ रही है, जहां पर चौकीदार रामदास तांती के शव को तालाब से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है वो मतदान ड्यूटी में लगा हुआ था, लेकिन किन वजहों से इसकी मौत होती है। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है और शव को यहां पर तालाब में फेंका गया है। फिलहाल मतदान ड्यूटी के लिए गांव गया हुआ था चौकीदार रामदास तांती। जो जानकारी सामने आ रही है, खरसारी गांव का ये चौकीदार रहने वाला था। सर रामहन में से वहीं पे ड्यूटी मिला था, तो पापा गए सुबह में पहुंचाने के लिए 24 तारीख को पहुंचा के हम चल आए सर। उसके बाद ड्यूटी से पापा नहीं लौटे सर। ड्यूटी से नहीं लौटे? नहीं लौटे। उसके बाद अब फोन बनाने लगे तो पापा नहीं मिला सर। पता चला कैसे हुआ है? नहीं सर, पता नहीं चला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।